तो श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी में नॉन टीचिंग वैकेंसीज निकली हैं। आप देख सकते हैं 27 दिसंबर 2023 का नोटिफिकेशन है। तो जो भी कैंडिडेट सीईटी के फर्स्ट फेज़ में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे और सेकंड फेज़ नहीं दे पाए हैं, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको गवर्नमेंट के पे स्केल मिलेंगे और ये रेगुलर भर्ती है, यानी कि पक्की सरकारी नौकरी है। तो आप इसके लिए भी अपने आवेदन कर सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। तो एक बार मैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में बता दूं आपको। श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी एट दुधौला पलवल, तो ये पलवल में है, हरियाणा में, इज इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट स्किल यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इन पलवल। तो हरियाणा सरकार ने इसे एस्टेब्लिश किया है कब? 2016 में। ऑफलाइन एप्लीकेशन आपसे मंगवाए जा रहे हैं, ऑनलाइन नहीं है। आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल एप्लीकेंट्स फॉर अपॉइंटमेंट फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट ग्रुप सी और डी ऑन रेगुलर बेसिस। तो यहाँ पर खुद इन्होंने लिख दिया रेगुलर बेसिस पर है, यानी कि रेगुलर पक्की सरकारी नौकरी है। फ्रॉम 28 दिसंबर से आप आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट है 18 जनवरी सन 2024। तो अब मैं आपको सारी डिटेल बता देता हूँ। तो पहली पोस्ट है पर्सनल सेक्रेटरी की, एक वैकेंसी है। सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर की दो है जनरल कैटेगरी के लिए। सैनिटरी ऑफिसर एक है जनरल के लिए, हरियाणा या फिर आउटसाइड हरियाणा कहीं से भी हो आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर जनरल लिखा है तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो भी आप जनरल में अप्लाई कर पाएंगे। क्लर्क की 5 वैकेंसी जनरल के लिए, जनरल ईएसएम की दो, जनरल पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की एक, दो एससी की, दो बीसीए की, दो बीसीबी की, दो ईडब्ल्यूएस की, मेडिकल अटेंडेंट की एक, रिस्टोरर की एक, स्टेनोटाइपिस्ट की दो, लाइब्रेरी अटेंडेंट की एक, ट्रेसर की एक, प्लम्बर की एक, हॉस्टल अटेंडेंट दो, कारपेंटर एक। ये सभी जनरल की हैं। इसी प्रकार से क्लास 4 की बात करें तो पीएन, माली, कुक, पीएन की एक जनरल, एक जनरल ईएसएम, एक सर्विसमैन, एक एससी कास्ट के लिए, एक बीसीए, एक ईडब्ल्यूएस, एक बीसीबी। इसी प्रकार से आप माली और कुक की भी देख सकते हैं। जो कुक के आगे जनरल ईएसपी लिखा, एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन होता है। टेक्निकल पोस्ट यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल की है 11। ऐसे ही आप आगे देख सकते हैं कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन। तो ये 15 प्रकार की वैकेंसी आपके सामने होगी। नहीं 15 नहीं, 15 में अगर हम बात करें माली और कुक भी है 13th पॉइंट पे, तो 16 और 17 प्रकार की वैकेंसी यहाँ पर निकली है। तो आप 15 ना समझें। एप्लीकेंट्स डिजायरस टू अप्लाई फॉर द एडवर्टाइज्ड पोस्ट आर रिक्वायर्ड टू सेंड द फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद ऑल सपोर्टिंग सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स विद एप्लीकेबल फीस इन द सील्ड एनवलप। तो आपको एक एनवलप में एप्लीकेशन फॉर्म मैं भी आपको नीचे दिखा दूंगा, और जितने भी आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं सेल्फ अटेस्ट करके साथ में भेज दें एनवलप में डाल के 18 जनवरी से पहले पहले। एनवलप के ऊपर क्या लिखना है आपको? सबसे ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और एड्रेस क्या है? द असिस्टेंट रजिस्ट्रार एस्टेब्लिशमेंट, सेकंड फ्लोर एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच एडमिन ब्लॉक, श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, विलेज दुधौला पलवल, हरियाणा। पिन कोड है 121102, रजिस्ट्रार। वेबसाइट है, अगर अधिक जानकारी चाहते हैं तो svsu.ac.in पर जाकर आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। अब इंस्ट्रक्शंस टू द एप्लीकेंट्स दी गई है। द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो, गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हो, नॉलेज ऑफ हिंदी या संस्कृत हो, अप टू मैट्रिक लेवल, इज एसेंशियल फॉर ऑल पोस्ट। जितनी पोस्ट है उनके लिए एसेंशियल है। द एलिजिबिलिटी कंडीशन इंक्लूडिंग एज, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एटसेट्रा आर प्रिस्क्राइब्ड इन टेबल 1, नीचे अभी दी गई है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा। क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, एज क्या है। ऑल क्वालिफिकेशन मस्ट बी, द एलिजिबिलिटी शैल बी डिटरमाइंड एज ऑन लास्ट डेट। तो 18 जनवरी को आपकी एज, क्वालिफिकेशन सब कुछ पूरा होना चाहिए। ऑल क्वालिफिकेशन मस्ट बी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपके पास क्वालिफिकेशन हो, जो भी मैं आपको नीचे बताऊंगा। द कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेन्ड क्वालिफिकेशन फ्रॉम एनी बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर्ड फेक और नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय रिस्पेक्टिव रेगुलेटरी बॉडीज शैल नॉट बी एलिजिबल। तो ऐसी यूनिवर्सिटी जो फेक डिक्लेयर्ड घोषित हो चुकी है, उनकी डिग्री मान्यता प्राप्त नहीं मानी जाएगी और आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बैचलर ऑफ वोकेशन, मास्टर ऑफ वोकेशन विल बी रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन फॉर ऑल सच पोस्ट वेयर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री। तो देखिए इन्होंने यहाँ पर क्लैरिफाई कर दिया, जहाँ पर भी इन्होंने मास्टर डिग्री या फिर बैचलर डिग्री मांगी है और किसी ने अगर बैचलर ऑफ वोकेशन या मास्टर ऑफ वोकेशन कर रखा है, तो उसे बैचलर के या मास्टर के डिग्री के समकक्ष माना जाएगा, इक्विवेलेंट माना जाएगा, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। द डिसीजन ऑफ द यूनिवर्सिटी इन ऑल मैटर रिलेटिंग टू एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ एन एप्लीकेशन, एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, मोड एंड क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन एटसेट्रा विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द कैंडिडेट। तो यूनिवर्सिटी का जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, किस संदर्भ में? एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट, मोड, क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन, इन सब से संबंधित। नो इंक्वायरी कॉरेस्पॉन्डेंस, आपसे अलग से कोई भी बात नहीं की जाएगी। द वैकेंसी शोन इन एडवर्टाइजमेंट इज टेंटेटिव, ये आपको पता है हर एडवर्टाइजमेंट में लिखा जाता है, ये
जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो बढ़ाई या फिर घटाई जा सकती है, यूनिवर्सिटी के पास पूर्ण अधिकार है। The posts advertised in this advertisement are subject to the concurrence of Finance Department Haryana. The pay structure and fixation of pay of respective post is also subject to revision, amendment, modification as per the state government instructions. तो देखिए इन्हें जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट जो हरियाणा का है उससे अनुमति लेनी पड़ती है। तो हो सकता है कुछ चेंजेस फाइनेंस डिपार्टमेंट बाद में कर दे पे स्केल में, किसी भी प्रकार की चीज़ में, तो वो आप पर बाध्य होगी बाद में। Relaxation of 5% marks in qualifying examination to be allowed to candidate of SC, ST, BC, PWD कैटेगरी। तो रिलैक्सेशन जो क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने रखे हैं उसमें 5% की आपको छूट दी जाएगी। किसको? रिजर्व कैटेगरी को। मिनिमम एज लिमिट, अब आप बात करते हैं एज लिमिट की, 18 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम और अधिकतम 42। और जो एज रिलैक्सेशन हरियाणा सरकार द्वारा दी जाती है वो भी यहाँ पर दी जाएगी। अलग से वीडियो भी है मेरे चैनल पर कि एज लिमिट कितनी है हरियाणा सरकार की, इस पर भी मैं आपको बता दूंगा। The prescribed essential qualification are bare minimum and mere possession of the same does not entitle a candidate to be shortlisted for further processing of selection। मान लीजिए इन्होंने जो मिनिमम क्वालिफिकेशन बताई है और वो आपके पास है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे तो पेपर देने दीजिए। इनके ऊपर डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर। वेयर द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट इज लार्ज and it will not be feasible for the university to consider all applicants. University reserves the right to restrict the number of applicants for further selection process to a reasonable limit on the basis of qualification and experience higher than the minimum prescribed, or by holding screening test or any method as may be devised by the university, that is the प्रीव्यू ऑफ यूनिवर्सिटी एंड डिसीजन ऑफ यूनिवर्सिटी सेल्फ फाइनल। तो मान लीजिए अगर यूनिवर्सिटी के पास बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आ जाती हैं तो यूनिवर्सिटी डिसाइड कर सकती है कि उन्हें कैसे शॉर्टलिस्ट करना है, कम कैंडिडेट कैसे करने हैं, चाहे वो एग्ज़ाम लेकर करें, चाहे इंटरव्यू लेकर करें, किसी भी प्रकार से करें, वो आप पर बाध्य होगा। द यूनिवर्सिटी मे कंडक्ट any kind of written and or skill test for any all posts advertised, and only those who qualify the said test will be considered for further process of selection। तो यूनिवर्सिटी क्या है, कोई भी रिटर्न या स्किल टेस्ट ले सकती है। द क्वालिफाइंग परसेंटेज इन सच टेस्ट इज फिक्स्ड एट 40%। तो 40% मार्क्स आपको लेने होंगे, 38% बाकी कैटेगरी को लेने होंगे। ओनली क्वालिफाइड कैंडिडेट वुड बी कंसीडर्ड फॉर फर्दर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेंट टू बी कॉल्ड फॉर डीवी इंटरव्यू। तो जो भी शॉर्ट लिस्ट होंगे उन्हें डीवी के लिए बुलाया जाएगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड सोशियोइकोनॉमिक क्राइटेरिया वो एनेक्सर 1 में दिया गया है। द पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस, देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है ऊपर 13 पॉइंट में, द क्वालिफाइंग परसेंटेज 40% रहेगी और 38% बाकियों के लिए। लेकिन उन्होंने ऊपर कहा था कि 5% की रिलैक्सेशन देंगे, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 2% की दे रहे हैं। यहाँ थोड़ी एम्बिग्यूटी है, इन्हें क्लैरिफाई करना चाहिए। द पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस वेयर एवर प्रेस्क्राइब्ड शैल बी काउंटेड ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग द प्रेस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो एक्सपीरियंस कब माना जाएगा? जब आपने क्वालिफिकेशन ले ली हो, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस को ही ये लोग मान्यता देंगे। द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ द एक्सपीरियंस wherever prescribed should clearly reveal about the period of work, designation, pay scale, pay band with grade pay level as per the test format। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी होगा इन्होंने एनेक्सर 2 दे रखा है उसके अनुसार होना चाहिए, जिस पर आपकी सारी डिटेल मेंशन हो, जैसे कि पीरियड ऑफ वर्क, कितने से कितने समय काम किया, किस डेजिग्नेशन पर किया, किस पे स्केल पर किया। और सर्टिफिकेट जो है सपोर्टेड होना चाहिए किससे? पीएफ की स्टेटमेंट भी लगी हो, फॉर्म 16 लगा हो, बैंक की स्टेटमेंट लगी हो कि वाकई में आपको सैलरी मिली है, कि फर्जी ना हो। कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू स्किल टेस्ट इन अ रेशो 1:15। एक के लिए 15 कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, एंड 2:25, 3:30 एंड 5 कैंडिडेट विल बी एडेड फॉर फर्दर एडिशनल पोस्ट वेर एवर एप्लीकेबल। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू असर्टेन हिज और ओन एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट विच ही इज़ अप्लाइंग। तो आपको खुद डिसाइड करना है कि आपके पास क्वालिफिकेशन है या नहीं, तभी आप अप्लाई करें, अन्यथा आपको डिबार कर दिया जाएगा। डिबार नहीं मतलब पेपर नहीं देने दिया जाएगा। तो सारी चीज़ें आप पहले देख लें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, चाहे क्वालिफिकेशन का हो चाहे एज का हो, और कोई भी फेक डिग्री, फॉल्स इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देनी है, अन्यथा आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। द एप्लीकेंट शुड सेटिस्फाई हिमसेल्फ हरसेल्फ अबाउट द एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग फॉर द रिस्पेक्टिव पोस्ट, मे बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट विदाउट डिटरमाइनिंग देयर एलिजिबिलिटी। देखिए अभी तो आपको बिना एलिजिबिलिटी देखे आपकी बुला लिया जाएगा एग्जाम के लिए, लेकिन जब आपकी डीवी होगी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस वक्त आपकी चेकिंग होगी, उस वक्त आपको बाहर किया जा सकता है अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है। बिफोर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट चेक दैट दे हैव फिल्ड करेक्ट डिटेल्स इन ईच फील्ड ऑफ द फॉर्म। आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म नो चेंज, करेक्शन, मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टांसिस। तो एक बार जो भी आपने फॉर्म फिल कर दिया उसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे आप। तो सारी डिटेल जो है आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो भी डिटेल्स हैं, परसेंटेज, वो ढंग से भरना, अच्छे से भरना।
फीस कितनी होगी? डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू किसी भी कमर्शियल बैंक के थ्रू आप जमा करवा सकते हैं। किसके फेवर में? रजिस्ट्रार श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी गुरुग्राम के नाम पर। ग्रुप सी की पोस्ट के लिए 1000 रुपये मेल फीमेल, डी के लिए 600। अगर आप हरियाणा की फीमेल है तो 500 और 300 हो जाएगी। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी है हरियाणा के, चाहे वो मेल हो या फीमेल, तो 250 और 150 रिस्पेक्टिवली ग्रुप सी और डी के लिए। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एग्जाम्प्ट कर दिए गए हैं। ये एक बार आप पढ़ लेना कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी यहाँ पर कुछ लिखा गया है, ये एक बार आप पढ़ सकते हैं। सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म इज़ रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड ऑफलाइन फॉर ईच पोस्ट। ये बात आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछेंगे, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, हर पोस्ट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है, अलग फीस भेजनी है। रिजर्वेशन और फीस कैसे भेजनी है? डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू। रिजर्वेशन एंड सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया वेटेज शैल बी एप्लीकेबल एज पर स्टेट गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस। तो आपको पता है 5 नंबर जो है सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के दिए जाते हैं, वो यहाँ पर भी दिए जाएंगे, यानी कि 95 नंबर का आपका रिटर्न, 5 नंबर आपका सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया। The benefit of reservation will be given only to SC, BCA, BCB, EWS, PWD, ESM, DSM, ESP of हरियाणा डोमिसाइल ओनली। ये बात आप ध्यान रखें। ये एक बार पढ़ लेना, ये क्या लिखा है यहाँ पर, रिजर्वेशन से संबंधित है। द एप्लीकेंट्स ऑफ रिजर्व कैटेगरी ऑफ हरियाणा फॉर विच नो पोस्ट इज अवेलेबल रिजर्व कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट इन जनरल कैटेगरी। ये तो मैं आपको शुरुआत में ही बता देता हूँ कि जब भी कोई पोस्ट अगर जनरल के लिए लिखी गई है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आप जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जनरल लिख रखा है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आप SC कैटेगरी के हैं और पोस्ट निकली है जनरल की, तो ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप 100% अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको जनरल कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा और फीस भी आपको उसी अनुसार देनी पड़ेगी जो कि जनरल कैटेगरी के लिए रखी गई है। वही सेकंड पॉइंट में इन्होंने नोट नंबर I में लिखा है बस। और फिर आपको एज रिलैक्सेशन भी नहीं मिली क्योंकि आप तो जनरल कैटेगरी में काउंट हो गए। ये सब बातें आप पढ़ भी सकते हैं, इसी यही बातें लिखी हैं। द रिजर्व कैटेगरी एप्लीकेंट फॉर अदर स्टेट विल बी कंसिडर्ड ओनली फॉर जनरल पोस्ट। ये भी मैं आपको शुरुआत में बता देता हूँ हर वीडियो में कि अदर स्टेट के अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में माना जाएगा। द EWS सर्टिफिकेट शुड बी इशूड आफ्टर 31 मार्च 2023 एंड वैलिड फॉर द ईयर 23-24। तो 31 मार्च 2023 के बाद का हो, यानी कि 23-24 का हो। सिंपल सी बात है। EWS सर्टिफिकेट कब का हो? 23-24 का। आप मुझसे कमेंट में पूछते हैं ये बात भी, तो मैं आपको बता रहा हूँ 23-24 का ही चलेगा, ना ही 22-23 का, ना उससे पहले का। 23-24 मतलब 23-24 बस। BCB यानी कि बैकवर्ड क्लास ब्लॉक A एंड B कैंडिडेट्स क्लेमिंग बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन हैव टू सबमिट अ सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपीटेंट अथॉरिटी हरियाणा डेटेड नॉट बिफोर 6 मंथ ऑफ द लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। तो 18 जनवरी से लास्ट 6 महीने देख लें, उसके अनुसार आपका BCB का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। द एप्लीकेंट हु आर इन एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, PSU सर्विस शुड सेंड देयर एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल और सबमिट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो जो पहले से सरकारी नौकरी में है उन्हें NOC देना होगा थ्रू प्रॉपर चैनल, यानी कि कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी द्वारा NOC जारी करवा लें थ्रू प्रॉपर चैनल। अपने जो इमीडिएट बॉस है उनको लेटर लिख दें, वो आपका लेटर कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी के नाम भेज देंगे। आपको लेटर किसके नाम लिखना है? कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी के नाम, एडमिनिस्ट्रेशन के नाम। देना किसको? अपने इमीडिएट बॉस को। आपका इमीडिएट बॉस क्या करेगा? फॉरवर्डिंग बना के आपके कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी को भेज देगा। कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या करेगा? आपके नाम बाय नेम आपको NOC जारी कर देगा और भेजेगा किसको? एक कॉपी आपके इमीडिएट बॉस को, एक कॉपी आपको। ये तो थी प्रोसेस। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर आप मुझे कमेंट में कहेंगे तो। द एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू कीप ऑन विजिटिंग द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो आप समय समय पर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को विजिट करते रहें ताकि जो भी यहाँ पर एग्ज़ाम की डेट आएगी या कोई एडेंडम आएगा, कोई कोरिजेंडम आएगा, कोई चेंजेस आएंगे, कोई इन्फॉर्मेशन देनी होगी तो आप तक पहुँच जाए। नो कॉरस्पॉन्डेंस वट्सएवर विल बी एंटरटेन्ड फ्रॉम द कैंडिडेट रिगार्डिंग कंडक्ट रिजल्ट ऑफ इंटरव्यू एंड द रीजन फॉर नॉट बीइंग कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो आपकी कोई अलग से क्वेरीज नहीं ली जाएंगी। एनी एप्लीकेंट फाउंड इनएलिजिबल एट एनी स्टेज विल समरली बी कैंसल्ड रिजेक्टेड। अगर कोई कैंडिडेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करता नहीं पाएगा तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई कानूनी कार्रवाई कोर्ट केस करना है तो आप पलवर कोर्ट में कर सकते हैं। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी, डिले भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए समय अनुसार जितनी भी इन्होंने बातें कही हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ आप भेज दें। कन्वेसिंग इन एनी फॉर्म विल बी ट्रीटेड एज डिस्क्वालिफिकेशन। इम्पर्सोनेशन, कन्वेसिंग किसी प्रकार का गलत इन्फॉर्मेशन देना, तो धोखाधड़ी करना, आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। ग्रेड पॉइंट सिस्टम है, विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट मार्क्स। तो CGPA जो आपका ग्रेड सिस्टम होता है 10वीं में, उसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा इक्विवेलेंट मार्क्स में। अ कॉपी ऑफ द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट फॉर कन्वर्जन ऑफ CGPA इनटू इक्विवेलेंट मार्क्स अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म नीड टू बी सबमिटेड।
तो आपको ये आपका सर्टिफिकेट है, ये भी जमा करवाना है सीजीपीए का, जो पॉइंट आपके परसेंटेज में मार्क्स नहीं मिलते हैं, जिसमें पॉइंटों में मिलते हैं। In case of inadvertent mistake in the process of selection which may be detected at any stage even after receiving the appointment letter, the university reserve the right to modify, withdraw, cancel। मान लीजिए आपकी ज्वाइनिंग करवा भी दी, आपको सैलरी भी मिल गई, बाद में पता चलता है कि इनसे कोई गलती हो गई थी यूनिवर्सिटी वालों से, तो आपकी ज्वाइनिंग को ये विड्रॉ कर सकते हैं। पूरी तरीके से पूर्ण अधिकार इन्होंने अपने पास रखा है। All the document to be attached with the application should be self-attested with page and detail of enclosed document should be specified, otherwise the candidate will be responsible for misplaced, loss of any enclosed document। तो देखिए, all the document to be attached with the application should be self-attested with page and detail of enclosed document। तो देखिए, जब आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, तो पेज नंबरिंग जरूर कर लेना, और आप स्टार्टिंग में फॉर्म पे लिख देना इतने टू इतने पेज अटैच एनक्लोज किए हैं मैंने, ताकि कोई मिसप्लेस ना हो। टीएडीए आपको दिया नहीं जाएगा क्योंकि आप अपनी स्वेच्छा से जा रहे हैं। The benefit of socio-economic criteria will be granted only as per details provided by the applicants in the application form with relevant document attached with the application form for claiming। तो आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के लिए, तभी आपको सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मिलेंगे मार्क्स। हाउ टू अप्लाई मैं आपको बता चुका हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको फॉर्म डालकर भेजना है अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ, और ऊपर लिखना है एड्रेस, और उससे भी ऊपर राइट हैंड साइड में लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ये बात जरूर ध्यान रखें। 28 दिसंबर से 18 जनवरी तक शाम के 5 बजे तक पहले पहले भेज दें आप। ये रहा एड्रेस, द असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ये मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ। क्लोजिंग डेट से बाद में अगर आपका पहुँचता है तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, सैलरी की, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। नेम ऑफ द पोस्ट क्या है? क्लासिफिकेशन पर्सनल सेक्रेटरी, ग्रुप सी की ये वैकेंसी है। पोस्ट का नाम है पर्सनल सेक्रेटरी। फंक्शनल पे लेवल 6 यानी कि 35,400 आपकी स्टार्टिंग में सैलरी रहेगी ज्वाइनिंग में, प्लस डीए एचआरए, तो ये लगभग 50-55 हज़ार रुपये सैलरी आपकी स्टार्टिंग में बन जाती है। एज लिमिट वही हरियाणा की 18 से 42 साल। बैचलर डिग्री मांगी गई है 50% के साथ, मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस, फ्लुएंसी इन इंग्लिश। एप्लीकेंट शुड बी कंप्यूटर लिटरेट with Microsoft proficiency, excellent shorthand speed 120 वर्ड्स पर मिनट, एक्यूरेट कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड 45 वर्ड पर मिनट, नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत होनी चाहिए, और पीरियड प्रोबेशन का 1 साल का रहेगा आपका ट्रेनिंग का। नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर स्केल स्टेनो, क्लास 3 की ये वैकेंसी है। फंक्शनल पे लेवल एग्जैक्टली सेम है जो मैंने ऊपर बताया पर्सनल सेक्रेटरी का। 35,400 आपकी बेसिक स्टार्टिंग में रहेगी। एज लिमिट सेम, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हों। इंग्लिश शॉर्ट हैंड की स्पीड यहाँ पर भी मांगी है। द कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई द टेस्ट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विद अ मिनिमम स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में, दोनों में से किसी एक में। 3 साल का एक्सपीरियंस, नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत। डिजायरेबल क्या? प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट हु हैव 2 to 3 ईयर डिप्लोमा इन सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, वेल वर्स्ड विद नोटिंग ड्राफ्टिंग। नोटिंग ड्राफ्टिंग तो आ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। IT स्किल आर मैंडेटरी, 1 साल का आपका ट्रेनिंग रहेगा। सैनिटरी ऑफिसर क्लास 3 की, फंक्शनल पे लेवल सेम, एज सेम। BSc विथ 50% मार्क्स इन केमिस्ट्री, और B फार्मेसी विथ 50% प्लस 1 ईयर डिप्लोमा, या फिर NTC 1 ईयर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर अवॉर्डेड बाय नेशनल काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत, 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड। उसके बाद क्लर्क कम DEO यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, फंक्शनल पे लेवल 2 यानी कि 19,900 रुपये आपकी स्टार्टिंग में बेसिक पे रहेगी, प्लस DA HRA अदर अलाउंसेज। एज लिमिट सेम है, ग्रेजुएट हो। कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई द टेस्ट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी कि टाइपिंग टेस्ट। 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में आपकी स्पीड होनी चाहिए, वही स्टैंडर्ड जो हरियाणा सरकार की है, 30 वर्ड पर मिनट की। हिंदी संस्कृत आपने पढ़ी हो, मैट्रिक या उससे हायर लेवल में। 1 साल की ट्रेनिंग यानी कि प्रोबेशन पर रहेंगे आप। मेडिकल अटेंडेंट ग्रुप सी की वैकेंसी है, फंक्शनल पे लेवल 2 सेम 19,900, एज लिमिट सेम, 12वीं पास हो, 50% मार्क्स आए हों, 2 साल का एक्सपीरियंस, नॉलेज हिंदी संस्कृत, 1 साल का प्रोबेशन पीरियड। रिस्टोरर क्लास 3, फंक्शनल पे लेवल 2 सेम 19,900, 42 एज लिमिट है, मैट्रिक पास हो, 10वीं पास हो, 5 साल का एक्सपीरियंस PN के पोस्ट पर इन रिकॉर्ड रूम या फिर रिस्टोरेशन ऑफ रिकॉर्ड फाइल में ये सब काम किया हो आपने। किसमें? स्टेट गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी, एफिलिएटेड कॉलेज, किसी में भी किया हो चल जाएगा। नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक और हायर, 1 साल का प्रोबेशन पीरियड। स्टेनोटाइपिस्ट
फंक्शनल पे लेवल सेम। क्लर्क वाला 42 साल की एज, ग्रेजुएट हो, इंग्लिश शॉर्ट हैंड स्पीड 80 वर्ड पर मिनट और ट्रांसक्रिप्शन 20 वर्ड पर मिनट, 8% मिस्टेक चलेगी। वर्ड प्रोसेसिंग में 8000 कीज 1 घंटे में दबाई हो, या फिर मोर एबिलिटी टू वर्क ऑन कंप्यूटर विद इंटरनेट एफिशिएंटली, नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत हो, अप टू मैट्रिक या हायर लेवल, 1 साल का प्रोबेशन पीरियड। लाइब्रेरी अटेंडेंट फंक्शनल पे लेवल सेम है, 42 साल की एज, 12वीं पास हो, सर्टिफिकेट या डिप्लोमा हो लाइब्रेरी साइंस में, हिंदी संस्कृत पढ़ी हो, 1 साल का प्रोबेशन। क्लासिफिकेशन सेम है, ग्रुप सी की ट्रेसर की पोस्ट है, फंक्शनल लेवल 2 यानी कि 19,900, 42 साल की एज। अधिकतम एज रिलैक्सेशन अगर आप रिजर्व कैटेगरी में है तो आपको दी जाएगी। मैट्रिक पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इट्स इक्विवेलेंट विद ड्राइंग एज अ सब्जेक्ट एंड एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस हो, हिंदी संस्कृत पढ़ी हो, 1 साल का आपका प्रोबेशन रहेगा। प्लम्बर क्लास 3 की वैकेंसी है, 19,900 बेसिक, मैट्रिक पास हो विद ITI सर्टिफिकेट हो, 2 साल का एक्सपीरियंस हो प्लम्बिंग में, नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत, 1 साल का प्रोबेशन। हॉस्टल अटेंडेंट क्लास 3 की वैकेंसी है, फंक्शनल पे लेवल काफ़ी कम है, 1 है, और 42 आपकी अधिकतम एज रिलैक्सेशन जो रिजर्व कैटेगरी है, 12वीं पास हो, 2 साल का एक्सपीरियंस हो, किसमें, हॉस्टल कैंटीन होटल गेस्ट हाउस में, नॉलेज ऑफ हिंदी इंग्लिश, 1 साल का प्रोबेशन। कारपेंटर ये भी क्लास 3 की वैकेंसी है, फंक्शनल पे लेवल बिल्कुल स्टार्टिंग वाला DL, 42 साल की आपकी अधिकतम एज, मैट्रिक पास विद ITI सर्टिफिकेट, 2 साल का एक्सपीरियंस, हिंदी इंग्लिश पढ़ी हो, मैट्रिक या हायर लेवल में, 1 साल का प्रोबेशन। अब आ गई है क्लास 4 की, PN माली कुक स्वीपर, फंक्शनल पे लेवल स्टार्टिंग वाला, ग्रुप D की वैकेंसी है, PN मैट्रिक पास हो, माली मिडल पास हो, 1 साल का एक्सपीरियंस हो, PN में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और माली में 1 साल का एक्सपीरियंस है, कुक में मैट्रिक पास हो, रेलेवेंट डिप्लोमा हो, 2 साल का एक्सपीरियंस हो, होटल रेस्टोरेंट कैंटीन हॉस्टल गेस्ट हाउस में, और 1 साल का प्रोबेशन पीरियड। टेक्निकल पोस्ट लेबोरेटरी अटेंडेंट यानी कि MTS स्टार्टिंग का ग्रुप D की पोस्ट है, फंक्शनल पे लेवल DL, 12वीं पास हो साइंस के साथ, या फिर 12वीं पास हो वोकेशनल सर्टिफिकेट IT रिटेल में, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, सोलर बैंकिंग, या फिर ये सब भी नहीं है तो 10th क्लास हो ITI इन कोपा में। कोपा ट्रेड होता है जैसे लाइनमैन वायरमैन, ऐसे ही कोपा होता है कंप्यूटर का, या फिर मैकेनिक में हो, वेल्डर में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, इलेक्ट्रिशियन में हो, किसी में भी हो चलेगा, 1 साल का प्रोबेशन पीरियड। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें, मैंने आपको कहा 95 नंबर का रिटर्न, 5 नंबर सोशियोइकोनॉमिक क्राइटेरिया के। स्किल टेस्ट जहाँ पर भी लिखे गए हैं, टाइपिंग टूपिंग ये सब जितने भी चीज़ें हैं वो आपका क्वालिफाइंग है, उसके कोई मार्क्स नहीं है। मैक्सिमम मार्क्स 5 नंबर जो भी सोशियोइकोनॉमिक क्राइटेरिया है केवल हरियाणा के वासी को मिलेंगे। अगर किसी सरकार आपके परिवार में किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं थी तो 5 नंबर मिल सकते हैं आपको। ग्रोस एनुअल इनकम लेकिन साथ में आपकी 1,80,000 से कम हो, ये पहले नहीं थी कंडीशन, अब लग गई है। फ्रॉम ऑल सोर्सेज ऑफ द फैमिली रिगार्डिंग IN2 इट सेल बी कंफर्म फ्रॉम द डाटा ऑफ परिवार पहचान पत्र और HRMS सर्टिफिकेट। तो ये आपकी जो इनकम कहाँ से देखी जाएगी, परिवार पहचान पत्र से, और कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है वो भी परिवार पहचान पत्र या HRMS से। अगर आप ऑलरेडी वर्किंग है तो HRMS से, अगर आप वर्किंग नहीं है तो परिवार पहचान पत्र से, या फिर कोई कंपिटेंट अथॉरिटी ने आपको सर्टिफिकेट इशू कर रखा है तो उससे आपकी जांच की जाएगी। रेगुलर एम्प्लॉय डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु इज़ वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस डेली वेजेस। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट डेली वेजेस पर है या फिर गेस्ट टीचर आंगनवाड़ी वर्कर है तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, ये रेगुलर एम्प्लॉय नहीं माने जाते हैं। फैमिली का मतलब क्या है, आप खुद, आपके पिताजी, आपकी माताजी, वाइफ, अनमैरिड ब्रदर सिस्टर, ब्रदर्स एंड सन, सिस्टर नहीं है। फीमेल अनमैरिड एप्लीकेंट के लिए कौन है, हर सेल्फ, हर फादर, मदर एंड अनमैरिड ब्रदर। फीमेल मैरिड एप्लीकेंट के लिए कौन है, हर सेल्फ, हर हस्बैंड, फादर इन लॉ, सास ससुर, अनमैरिड ब्रदर इन लॉ, देवर हो गए अनमैरिड, और बच्चे हो गए। ऐसे ही आप डाइवोर्स फीमेल के लिए भी दे सकते हैं। और अगर आप इफ़ द एप्लीकेंट इज, यहाँ पर भी 5 नंबर मिलेंगे। अगर आप विडो हैं या फिर फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड है एंड हैज़ फादर हैड डाइड बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 42 ईयर्स, ये सब आप पढ़ लें तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। इफ़ द एप्लीकेंट बिलोंग टू द सच डी नोटिफाइड ट्राइब, अब हरियाणा की जो SC BC की वेबसाइट है शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास की, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि विमुक्त जाति कौन है, टपरीवास जाति कौन है। अगर आप उससे बिलोंग करते हैं, नोमैडिक ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। द एप्लीकेंट शैल बी अवॉर्डेड हाफ मार्क्स फॉर ईच और पार्ट देयर ऑफ एक्सीडिंग 6 मंथ ऑफ एक्सपीरियंस। तो 6 महीने का एक्सपीरियंस को आपको आधे नंबर मिल जाएंगे, मैक्सिमम 4 नंबर मिलेंगे, यानी कि 16 साल के आपको, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको 8 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। मैं 16 साल इसलिए कह गया क्योंकि पहले ऐसा था। नो कंडीशन ऑफ ग्रोस फैमिली इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी फैमिली मेंबर। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस के केस में आपकी कोई फैमिली इनकम नहीं देखी जाएगी। अदर कंडीशन आप पढ़ सकते हैं, नो एप्लीकेंट शैल बी गिवन मोर देन अ टोटल ऑफ 5 मार्क्स। 5 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे, जो पहले 10 दिए जाते थे अब 5 कर दिए हरियाणा सरकार ने। द मार्क्स ऑफ यूनिवर्सिटी और एनी अदर रिक्रूटिंग एजेंसी बोर्ड अंडर हरियाणा गवर्नमेंट शैल ओनली बी गिवन ओनली वंस इन लाइफ टाइम फॉर अपॉइंटमेंट ऑन रेगुलर बेसिस टू अ पोस्ट ऑफ ग्रुप C और D।
If person himself, herself, his family member is once selected, appointed with or without getting the benefit of marks, no other family member shall be considered for marks. तो अगर if a person himself, herself or his family member is once selected, appointed with or without getting the benefit of marks, no other family member shall be considered for marks for selection appointment. अगर किसी को पहले सिलेक्शन हो चुकी है भले ही विदाउट मार्क्स, तो आपको भी 5 नंबर नहीं मिलेंगे. If at the time 2 or more family members have become eligible for merit list of university of the group CD post and are eligible to consider for socioeconomic criteria, in such case the elder eldest among 2 or more eligible family member. मान लीजिए आप 2 भाई हैं, दोनों की यहाँ सी ग्रुप के लिए सिलेक्शन हो जाती है इसी यूनिवर्सिटी में, फिर क्या होगा, तो जो भी बड़ा है आप में उसे सोशियो-इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स दिए जाएंगे. However, marks of experience shall be admissible to more than one family member if any based on para 5. लेकिन जो एक्सपीरियंस के मार्क्स है वो दोनों को मिल जाएंगे अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा दोनों के पास. इफ अ पर्सन रिजाइन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस वाइल वर्किंग ऑन रेगुलर बेसिस इन एनी डिपार्टमेंट फॉर whatsoever रीजन ही और एनी अदर फैमिली मेंबर शैल नॉट बी एलिजिबल. मान लीजिए जो गवर्नमेंट जॉब में था आपकी फैमिली में कोई और उसने छोड़ दी, तब भी आपको 5 नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसमें लिखा है इज वाज, चाहे पहले था या अभी है. स्किल टेस्ट, शॉर्ट हैंड टेस्ट एंड ड्राइविंग टेस्ट वेरेवर एप्लीकेबल विल बी कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी एज पर प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा, एज पर प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर, जो भी इनका प्रोसीजर होगा. Marks of experience will be awarded only if the experience certificate has been issued by the competent authority. The experience certificate of person employed through outsourcing under HKRN should be issued by the competent issuing authority. तो मान लीजिए HKRN के थ्रू अगर आपका एक्सपीरियंस दिखाना चाहते हैं तो जहाँ पर भी आपने काम किया जिस भी विभाग में उसने जारी किया हो. The benefit of socio-economic criteria will be granted only as per detail given in the application form and relevant document attached. तो ढंग से अटैच करना, आप जो भी डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे उसी आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे. बाद में मत कहना कि मैंने तो ऐसे किया था, मैंने तो वैसे किया था, मेरे को नंबर मिलने चाहिए थे. लेटर हेड ऑफ द कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन टू whom इट में कंसर्न, ये आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया. इसमें सारी डिटेल आ गई, किस पे स्केल पे काम किया है, कौन सी पोस्ट पर किया है, ये वाला आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए इस फॉर्मेट में. बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट ये आपके पास हो गई. मैंने आपको कहा कि लास्ट 6 महीने का होना चाहिए 18 जनवरी से. और एनओसी जो पहले से काम कर रहे हैं विभाग में, कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी अपने आप जारी कर देगी. ये परिवार में किसी की 9 जॉब थी, किसी के पास जॉब नहीं थी, तो उसके 5 नंबर के लिए सोशियो-इकोनॉमिक क्राइटेरिया के लिए. आगे देख लेते हैं एक बार, ये क्या है. इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 23-24 का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए वैलिड. एप्लीकेशन फॉर्म फॉर विडो सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा विडो सर्टिफिकेट. एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एप्लीकेंट हुज फादर हैज़ डाइड, यहाँ पर भी 5 नंबर आपको मिल सकते हैं. सर्टिफिकेट फॉर एप्लीकेंट फॉर हैज़ डाइड, ये भी देख लेना आप एक बार. ये रहा वो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको फिल करके भेजना है. ये आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑन ग्रुप C&D पोस्ट, इस बात का आप ध्यान रखें, जितने भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे सबके लिए अलग एनवलप जाएगा, अलग से डिमांड ड्राफ्ट जाएगा फीस का. ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ. यहाँ पर आपको सारी डिटेल भरकर भेजनी है. 2 पेज का ये आपका पूरा फॉर्म है, सॉरी 3 पेज पे आ गया, ये तो 3 पेज पे है. और सारे डॉक्यूमेंट आपको अटैच करके भेजने, जैसे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट यहाँ उन्होंने लिख दिया है. सेल्फ अटेस्टेड कॉपी of essential academic qualification and certificate of metric and onward showing date of birth and other relevant details. तो 10वीं की डेट ऑफ बर्थ अच्छे से शो करती हो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में, अच्छे से फ़ोटोकॉपी करें और उसको सेल्फ अटेस्ट कर दें. और जो अगर आप रिजर्वेशन ले रहे हैं तो रिजर्वेशन के सर्टिफिकेट भी, हरियाणा डोमिसाइल का सर्टिफिकेट भी जरूर लगा दें, क्योंकि सोशियो-इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स तो उन्हीं को मिलेंगे जिसके पास हरियाणा डोमिसाइल का सर्टिफिकेट होगा. तो हरियाणा डोमिसाइल का सर्टिफिकेट भी आप जरूर लगाएं. अगर आपने पूरा वीडियो यहाँ तक देखा तभी आपको समझ आएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने, क्योंकि मैंने आपको एक एक लाइन पूरी डिटेल में समझाई है. कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट अंडरटेकिंग क्लेमिंग वेट मार्क्स अंडर सोशियो-इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वेरेवर रिक्वायर्ड. तो यहाँ पर पेज नंबर जरूर लिख दें कि कहाँ से कहाँ तक आप अटैच कर रहे हैं. कॉपी ऑफ डिमांड ड्राफ्ट भी लगा दें, रिक्विजिशन जितनी फीस की ऊपर बताई गई थी. एनी अदर डॉक्यूमेंट अगर आप अटैच करना चाहते हैं तो पेज नंबर ज़रूर लिख दें. और ये सारे डॉक्यूमेंट जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म में दिखा रहे हैं वो साथ में ज़रूर अटैच कर दें. अब आपका काम ये है कि आपको अप्लाई करना है समय रहते और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि जो भी कैंडिडेट्स छात्र छात्राएँ CET से निराश हैं वो 2024 में अपना सरकारी नौकरी का सपना पूरा कर सकें, क्योंकि यहाँ पर भी आपको रेगुलर जॉब मिल रही है
और हरियाणा सरकार के ही पे स्केल आपको मिल रहे हैं। मैंने आपको बताया 2016 में यूनिवर्सिटी बनी थी, पूर्णतः हरियाणा सरकार के कंट्रोल में है, अंडर में है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर उपलब्ध होती है।